हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी स्टूडेंट्स। ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हम मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर कर रहे थे और मॉडर्न हिस्ट्री में हमने 50 क्वेश्चन यहां से पहले किए। अब 51 के आगे हम यहां पे करते हैं। एक सीक्वेंस के तहत इसको हम कर रहे थे। तो ये सुधार ब्रिटिश राज्य को सुरक्षित नहीं होने देंगे। इन सुधारों से भारतीयों को कुछ प्राप्त नहीं होगा। ये बात बोली गई है मिंटो के जो सचिव, उस समय में जो सचिव हुआ करते थे, भारत सचिव मार्ले के द्वारा ये बात बोली गई है कि जो सुधार हो रहे हैं इससे ब्रिटिश राज्यों को सुरक्षित नहीं कर देंगे और इन सुधारों से भारतीयों को कुछ भी प्राप्त यहां पे नहीं होगा। ठीक है, मार्ले के द्वारा। नेक्स्ट कि 1909 के सुधारों के द्वारा पृथक निर्वाचक मंडल स्थापित करके हम नाक के दांत बो रहे हैं। आप जानते हैं कि 1909 के इन सुधारों में पृथक निर्वाचक मंडल में जो है मुस्लिमों को जो है ये अलग इनके मंडल रखेंगे। वहां पे वोटिंग देने का अधिकार इन सभी को था और जो है इलेक्ट भी यही लोग वहां पे होते थे। तो ये इन्होंने बोला था कि हम नाक के दांत बो रहे हैं। तो जो सचिव जो हुआ करते भारत के मार्ले, इन्होंने मिंटो जो तत्कालीन वायसराय हुआ करते थे उनको एक पत्र लिखा और उस पत्र में इस प्रकार की बातें यहाँ पे बोली। नेक्स्ट है कि 1909 के सुधारों से भारतीय राजनीतिक पर्सन का कोई हल नहीं हो सकता और न इससे वह हो सका, है ना। तो ये बात बोली है मॉन्टफोर्ड रिपोर्ट के अंदर, ये बात बोली गई है मॉन्टफोर्ड रिपोर्ट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए कि उनके चारों ओर राजनीतिक घेरेबंदी कर दी गई। उनके चारों ओर राजनीतिक घेराबंदी कर दी गई। उन्हें शेष भारत से पृथक कर दिया गया। एक ऐसी प्रक्रिया की शुरुआत की गई जिसका प्रभाव कई वर्षों तक रहा। प्रारंभ में यह घेराबंदी अत्यंत छोटी थी, मतदाताओं के लिए अत्यंत सीमित थी, किंतु धीरे धीरे इसके विकसित होने के साथ ही उसने पूरी राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करना आरंभ कर दिया। इसका प्रभाव ठीक उसी प्रकार था जिस प्रकार कैंसर धीरे धीरे शरीर के सभी अंगों को विनष्ट कर देता है। दोबारा फिर देखिए, उनके चारों ओर राजनीतिक घेराबंदी कर दी गई। आप जानते हैं कि किस प्रकार ब्रिटिशर्स के द्वारा राजनीतिक घेराबंदी की गई और शेष भारत से पृथक कर दिया गया। एक ऐसी प्रक्रिया की शुरुआत की गई जिसका प्रभाव कई वर्षों तक रहा। प्रारंभ में घेराबंदी अत्यंत छोटी थी, मतदाताओं के लिए अत्यंत सीमित थी। आप देखते हैं मतदाता वोटिंग का अधिकार भी धीरे धीरे 1909 में कितना मिला, 1919 में कितना मिला, 1935 में भी कुछ ही मतदाताओं को वोटिंग का अधिकार था, है ना। धीरे धीरे विकसित होने लगा और पूरी राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करना आरंभ कर दिया। इसका प्रभाव ठीक उसी प्रकार था जिस प्रकार कैंसर धीरे धीरे शरीर के सभी अंगों को विनष्ट कर देता। तो जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, मार्ले मिंटो सुधारों ने उभरते हुए प्रजातंत्र को जान से मार डाला है। ये बात किसने बोली है कि जो मार्ले सचिव मिंटो वायसराय के द्वारा जो सुधार हुए हैं 1906 में, 6 से 10 तक का टाइम पीरियड इनका है, तो प्रजातंत्र को जान से मार डालने की बात बोलते हैं के एम मुंशी साहब। आप जानते हैं कि इस्लाम मुस्लिमों को जो है पृथक निर्वाचक मंडल के तहत इसके अंदर रखा गया था इनके द्वारा। नेक्स्ट कि क्रांतिकारियों का उद्देश्य आतंकवाद नहीं अपितु क्रांति है। क्रांतिकारियों का उद्देश्य आतंकवाद नहीं अपितु क्रांति है और क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना करना है और क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना करना है। तो राइट आंसर क्या होगा? सुभाष चंद्र बोस। राइट आंसर आपका होगा सुभाष चंद्र बोस की क्रांतिकारियों का उद्देश्य आतंकवाद नहीं अपितु क्रांति है और क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना करना है। सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट कि आप लोगों ने देखा नहीं कि इन आतंकवादियों ने अपना इतिहास अपने खून से लिखा है। किसने बोली है बात भी कि आप लोगों ने देखा नहीं कि इन आतंकवादियों ने अपना इतिहास अपने खून से लिखा है। तो ये स्टेटमेंट जो बोली गई थी महात्मा गांधी के द्वारा बोली गई थी, महात्मा गांधी के द्वारा बोली गई। नेक्स्ट आप देखिए, एक समृद्ध या सम्रांत की भांति नहीं अपितु एक निर्धन की भांति मैं कुछ दे तो नहीं सकता, किंतु मेरा रक्त मां की मुक्तिदायिनी वेदिका पर अवश्य चढ़ाया जा सकता है। हो सकता है कि मैं पुनः जन्म लूं और भारत मां को मुक्ति दिलाने के पवित्र उद्देश्य के लिए पुनः शहीद हो जाऊं। जब तक मेरा लक्ष्य पूरा नहीं होगा और जब तक भारत मां परितंत्रता की बेड़ियों को तोड़कर स्वतंत्रता का मुकुट सिरधारियां नहीं करेगी, मैं ऐसे ही करता रहूंगा। देखिए स्टूडेंट, एज इट इज अगर इस वाले क्वेश्चन को आप देखेंगे तो असिस्टेंट प्रोफेसर लास्ट में जो पेपर हमारा हुआ था उसमें एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया था। मदन लाल ढींगरा की ये स्टेटमेंट सीधी सीधी असिस्टेंट प्रोफेसर वाले एग्जाम में आपकी आई थी। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए कि ईश्वर ने विदेशियों को हिंदुस्तान का राज्य कोई तांबे की प्लेट में रखकर नहीं दिया है। ईश्वर ने विदेशियों को हिंदुस्तान का राज्य कोई तांबे की प्लेट में रखकर नहीं दिया है। कुएं के मेंढक की तरह कुएं में रहकर दानी से कोई लाभ नहीं होगा। कुएं की मेंढक की तरह कुएं में रहकर दानी से कोई लाभ नहीं होगा और संत एवं दास्ता के बोझ
को झटक कर बाहर निकलो, श्रीमद् भागवत गीता से परे से शिक्षा ग्रहण करो और महान व्यक्तियों की तरह कार्य करने में सोचो। ये बात बोली केसरी के अंदर बाल गंगाधर तिलक ने कि ईश्वर ने विदेशियों को हिंदुस्तान का राज्य कोई तांबे की प्लेट में रखा नहीं दिया है। कुएं के मेंढक की तरह कुएं में रहकर जाने से कोई लाभ नहीं होगा और दास्ता की बोझ को झटक कर बाहर निकलो, श्रीमद् भागवत गीता से श्रीमद् भागवत गीता शिक्षा ग्रहण करो और महान व्यक्तियों की तरह कार्य करने की सोचो। तो बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट आप देखिए कि जब मंत्रिमंडल ने उत्तरदायी शासन का उल्लेख किया तो संभवतः ये 500 वर्ष पुराने समय के बारे में चिंतन कर रहे थे। जब मंत्रिमंडल ने उत्तरदायी शासन का उल्लेख किया तो संभवतः ये 500 वर्ष पुराने समय के बारे में चिंतन कर रहे थे। लॉर्ड कर्जन का स्टेटमेंट मिलता है। 1919 का अधिनियम भारतीयों के लिए बेड़ियों का नया जाल था। सुभाष चंद्र बोस। 1919 का अधिनियम भारतीयों के लिए बेड़ियों का नया जाल था। आप जानते हैं 1919 के अधिनियम के बारे में मुझे वो सब चीजें विस्तार में ले जाने की शायद कोई आवश्यकता नहीं है स्टूडेंट्स। कि मानछोड़ सुधार भविष्य में भी भारत के आर्थिक शोषण तथा उसे परतंत्र बनाए रखने की प्रक्रिया का ही अंग थे महात्मा गांधी। नेक्स्ट, मैं विकास मंत्री था किंतु मेरे अधीन वन विभाग नहीं था। मैं विकास मंत्री था किंतु मेरे अधीन वन विभाग नहीं था। मैं सिंचाई मंत्री था किंतु मेरे अधीन सिंचाई विभाग नहीं था। मद्रास के मंत्री केवी रेड्डी के द्वारा द्वैध शासन के दोषों में, द्वैध शासन में आप जानते हैं ना कि क्या हुआ था 1919 के द्वैध शासन में क्या हुआ था कि केंद्र की सरकार तो पूर्णतः जो है अंग्रेजों के हाथ में थी। अब प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया था 1919 में। कुछ कैबिनेट, कुछ मंत्रालय इन भारतीयों को दिए गए थे, कुछ मंत्रालय अंग्रेजों को दिए गए थे। जो भारतीय मंत्रालय थे उनके अंदर कोई उनकी वैल्यू महत्वता नहीं थी, इंपोर्टेंस नहीं थी। तो इन्होंने बोला कि मैं विकास मंत्री तो था लेकिन वन विभाग मेरे अधीन नहीं था। मैं सिंचाई मंत्री तो था लेकिन सिंचाई विभाग मेरे अधीन नहीं था। ठीक है, तो ये बात किसने बोली? केवी रेड्डी ने। 1919 के प्रांतीय द्वैध शासन के आधार पर 1935 में केंद्र में द्वैध शासन आया था। मैंने अपने सचिव तथा इसके टाइपराइटर की सहायता से मुसलमानों के लिए स्तन प्राप्त किया। मैंने अपने सचिव तथा उसके टाइपराइटर की सहायता से मुसलमानों के लिए स्तन प्राप्त किया। मोहम्मद अली जिन्ना। इसी टाइम पीरियड पे आप देखेंगे कि कांग्रेस को उन्होंने छोड़ा और जो है अब अपना पूर्णतः इनका जो रुख है वो पूरा का पूरा सांप्रदायिकता का चोला इन्होंने पूरी तरीके से ओढ़ लिया था। भारत एक विशाल कारागृह है। मैं इस अवधारणा को अस्वीकार करता हूं कि भारत एक विशाल कारागृह है, जेल है, यानी कि मैं इस अवधारणा को अस्वीकार करता हूं। महात्मा गांधी ने जो है इरविन को बोला था। महात्मा गांधी ने ये बात जो है इरविन को बोली थी। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए कि गांधी जी भारत में स्थित उपनिवेशी सरकार के अच्छे पुलिसमैन है। एक बात किसने बोली भाई? एलन विंकीसन ने। ये बात किसने बोली कि गांधी जी भारत में स्थित उपनिवेश सरकार के अच्छे जो है पुलिसमैन है। ये बात बताइए किसने बोली थी? एलन विंकीसन ने। उपनिवेशी सरकार के अच्छे पुलिसमैन है। गांधी जी की दांडी यात्रा क्रांति का अंकुरण है। यह इस तथ्य पर आधारित है कि एक केतली में समुद्र का पानी उबालकर सम्राट को हराया जा सकता है। दांडी यात्रा क्रांति का अंकुरण है। यह इस तथ्य पर आधारित है कि एक केतली में समुद्र का पानी उबालकर सम्राट को हराया जा सकता है। तो इसका जो आंसर है, एक अंग्रेजी संवाददाता थे ब्रेल्सफोर्ड की, उसमें स्टेटमेंट इनका मिलता है। ये आपके लिए एकदम नया है स्टूडेंट्स, इन चीजों को आप याद रखिएगा, निश्चित रूप से आपको फायदा मिलेगा एग्जाम में। नेक्स्ट, कि गांधी महोदय समुद्री जल को तब तक उबाल सकते हैं जब तक कि डोमिनियन स्टेट नहीं मिल जाता। स्टेट्समैन में इसकी जानकारी मिली है। और गांधी जी की दांडी यात्रा नेपोलियन की एल्बा से पेरिस की ओर किए गए अभियान के समान थी। गांधी जी की दांडी यात्रा नेपोलियन की एल्बा से पेरिस की ओर किए गए अभियान के समान थी। तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्टेटमेंट। नेक्स्ट आप देखिए, भारत शासन अधिनियम 1955 इसलिए पास किया गया क्योंकि भारत शासन अधिनियम 1955 इसलिए पास किया गया क्योंकि 1935 है भाई, सॉरी ये 1935 है। भारत शासन अधिनियम 1935 इसलिए पास किया गया क्योंकि हम समझते थे कि भारत पर अंग्रेजी प्रभुत्व बरकरार रखने का यह सर्वोत्तम तरीका है। भारत शासन अधिनियम 1935 इसलिए पास किया गया क्योंकि हम समझते थे कि भारत पर अंग्रेजी प्रभुत्व
जो है बरकरार रखने का यह सर्वोत्तम तरीका है। तो लिनलिथ को जो समय में आप जानते हो वायसराय भी था, उनके द्वारा ये बात यहाँ पे बोली गई 36 के अंदर। और हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें अनेक ब्रेक है किंतु इंजन का अभाव है, जिसमें अनेक ब्रेक है किंतु इंजन का अभाव है। जवाहरलाल नेहरू ने बात बोली थी 1935 के अधिनियम के संबंध में। भारत में संवैधानिक सुधारों की प्रक्रिया को प्रारंभ करना, उपनिवेशी शासन की उपनिवेशी शासन की ओर से भारतीयों को आकृष्ट करना की ओर से भारतीयों को आकृष्ट करने की चेष्टा है। ये बात किसने बोली कि भारत में संवैधानिक सुधारों की प्रक्रिया को प्रारंभ करना और उपनिवेशी शासन की ओर से भारतीयों को आकृष्ट करने की चेष्टा है। बी.आर. टॉमलिंसन के द्वारा स्टेटमेंट बोली गई। नेक्स्ट, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य बढ़ती हुई खाई को ब्रिटिश कैबिनेट ने जो है ट्रम्प कार्ड के रूप में देखा। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य बढ़ती हुई खाई को ब्रिटिश कैबिनेट ने ट्रम्प कार्ड के रूप में देखा। लिनलिथ को तथा कैबिनेट दोनों ने महसूस किया कि कांग्रेस और लीग के बीच की प्रतिस्पर्धा भारतीय स्वतंत्रता की मांग के विरुद्ध सबसे उपयुक्त हथियार है। तो इसका आंसर भी आप देखेंगे बी.आर. टॉमलिंसन, जो पहले आपने देखा। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य बढ़ती हुई खाई को ब्रिटिश कैबिनेट ने ट्रम्प कार्ड के रूप में देखा। बी.आर. टॉमलिंसन। नेक्स्ट आप देखिए कि भारत में हमारी उपस्थिति का समय सीमित है तथा घटनाओं को नियंत्रित करने की हमारी क्षमता का लगभग ह्रास हो चुका है। हमारी प्रतिष्ठा उन पूर्ववर्ती घटनाओं के कारण है जो हमने अपने व्यापारिक चरण में हासिल की थी, किंतु ये भी अब ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। ये बात वेवेल जो वायसराय हुआ करते थे 44 के बाद में, इनके द्वारा बात यहाँ पे बोली गई है। आपने सीधा इसको देख लेना है। नेक्स्ट, अल्पसंख्यक एवं बहुसंख्यक समुदाय का प्रश्न ब्रिटिश सरकार की उपज है। अल्पसंख्यक एवं बहुसंख्यक समुदाय का प्रश्न ब्रिटिश सरकार की उपज है तथा इसकी भारत से वापसी के पश्चात ये प्रश्न अवश्य हो जाएगा। अदृश्य हो जाएगा, अपने आप ही अदृश्य हो जाएगा। ये बोले गांधी जी कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समुदाय का प्रश्न ब्रिटिश सरकार की उपज है और भारत से वापसी जब इनकी होगी तो ये अपने आप में चला जाएगा। महात्मा गांधी के द्वारा हम विभाजित होते हैं और वे शासन करते हैं। ये स्टेटमेंट किसने बोली है कि हम विभाजित होते हैं और वे शासन करते हैं। ये स्टेटमेंट है मौलाना मोहम्मद अली की स्टेटमेंट है। नेक्स्ट आप देखिए 1940 के पश्चात दिन के प्रकाश की भांति यह बिल्कुल स्पष्ट हो चुका था। 1940 के पश्चात दिन की भांति यह स्पष्ट हो चुका था कि मुसलमानों की मंजिल न ही हिंदू राष्ट्र के अधीन द्वैम दर्जे की नागरिकता है और न ही बहुराष्ट्रीय भारत में संदिग्ध भागीदारी। उनका अंतिम लक्ष्य है पृथक मातृभूमि के साथ पृथक राष्ट्र। पाकिस्तान के स्वतंत्रता जो आंदोलन का इतिहास एक स्रोत है, इसके अंदर इसकी जानकारी मिलती है भाई। नेक्स्ट आप देखिए, एक स्वतंत्र संप्रभुता संपन्न राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान का जन्म अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हुआ। ये बात किसने बोली कि एक स्वतंत्र संप्रभु संपन्न राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान का जन्म अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हुआ। ये बात बोली आगा खान ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है स्टूडेंट। नेक्स्ट, अंग्रेज न ही हिंदुओं के दुश्मन न ही मुसलमानों के दोस्त है। अंग्रेज न ही हिंदुओं के दुश्मन और न ही मुसलमानों के दोस्त है। उन्होंने पाकिस्तान का निर्णय इसलिए नहीं किया कि वे मुसलमानों से दोस्ती प्रदर्शित करना चाहते थे, वस्तुतः यह उनकी अंतर्राष्ट्रीय नीतियों की बाध्यता का परिणाम था। वली खान, ये नाम आएगा वली खान कि अंग्रेज न ही हिंदुओं के दुश्मन न ही मुसलमानों के दोस्त है। ठीक है। नेक्स्ट, कि भारत को बांटो एवं राज्य करो की नीति से उतना नुकसान नहीं हुआ जितना उसे चरणों में सत्ता हस्तांतरित करने से। भारत को बांटो एवं राज्यों करो की नीति से उसको उतना नुकसान नहीं हुआ जितना उसे चरणों में सत्ता हस्तांतरित करने से। यह कार्य राजनीतिक और सामाजिक रूप से देश को हताश करने वाला था। आरजे मूर, ध्यान से पढ़िएगा भाई, कि भारत को बांटो और राज्य करो की जो भारत में बांटो राज्य करो की नीति से उतना नुकसान नहीं हुआ जितना उसे चरणों में सत्ता हस्तांतरित करने से हुआ। ठीक है, आरजे मूर। इंग्लैंड की राजशाही को भविष्य में शक्तिशाली देशी कुलीन तंत्रों की आशाओं, इच्छाओं, सहानुभूतियों और हितों के साथ अपना घनिष्ठ संबंध स्थापित करना होगा।
इंग्लैंड की राजशाही को भविष्य में शक्तिशाली देशी कुलीन तंत्रों की आशा और इच्छा सहानुभूति और हितों के साथ अपने घनिष्ठ संबंध स्थापित करना होगा। ये बात बोली लॉर्ड लिटन ने, ये बात बोली लॉर्ड लिटन के द्वारा, लॉर्ड लिटन के द्वारा ये बात यहाँ पे बोली गई। और कंपनी के पदाधिकारी भारतीय बुनकरों से जो धूर्तता बरते वह सोच से भी परे है। कंपनी के जो पदाधिकारी है, कंपनी के पदाधिकारी भारतीय बुनकरों से जो धूर्तता बरतते हैं वह सोच से भी परे है। तो इसका जो आंसर है आपका, वो आंसर है विलियम बोल्ट्स, विलियम बोल्ट्स इसका आंसर है, विलियम बोल्ट्स। नेक्स्ट आप देखिए कि भारत की अवस्था बहुत बुरी है, उसकी अवस्था एक स्वामी व दास जैसी नहीं है अपितु उससे भी गिरी हुई है, अपितु उससे भी गिरी हुई है। यह एक ऐसे लूटे हुए राष्ट्र की अवस्था है जहां लुटेरा सांप लूट रहा है और फिर सांप बचकर निकल जाता है। भारत की अवस्था बहुत बुरी है, उसकी अवस्था एक ऐसे स्वामी व दास जैसी नहीं अपितु उससे भी गिरी हुई है। यह एक ऐसे लूटे हुए राष्ट्र की अवस्था है जहां लुटेरा लूट रहा है और बचकर निकल जाता है। दादा भाई नेहरूजी। नेक्स्ट आप देखिए कि आत्मा और बुद्धि का चातुर्य जो प्रकृति सभी देशों को देती है, आत्मा और बुद्धि का चातुर्य जो प्रकृति सभी देशों को देती है, भारत के लिए खोया हुआ कोष है। इसलिए प्रशासन की आधुनिक प्रणाली के अधीन भारतीय जाति को 3 रूपों में हासिल हो रहा है। दादा भाई नेहरूजी ने ही ये बात यहाँ पे बोली हुई। नेक्स्ट, इस दुर्दशा का व्यापार के इतिहास में कोई दूसरा जोड़ नहीं है। भारतीय बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदानों में बिखरी पड़ी है। कितनी बार आयोग ने पूछा ये क्वेश्चन आपसे, कितनी बार आयोग के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट, कि सूरत, मुर्शिदाबाद, ढाका और अन्य स्थानों जहां भारतीय शिल्पकार रहते थे की बर्बादी और सर्वनाश इतना अधिक दर्दनाक तथ्य है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं इसे व्यापार का न्यायपूर्ण तरीका नहीं मानता। मेरे विचार में निर्बल पर सबल का प्रयोग था। मेरे विचार से निर्बल पर सबल का प्रयोग था। तो मॉन्टगोमरी मार्टिन का स्टेटमेंट है, ये आप एक बार इसको देखना भाई। नेक्स्ट आप देखिए कि सारा बंगाल एक जंगल में बदल गया है जिससे केवल वंशज ही रहते हैं। कॉर्नवालिस ने बोली थी सारा बंगाल जो है जंगल में बदल गया है। सारा बंगाल जंगल में बदल गया है, जो कि सारा बंगाल एक जंगल में बदल दिया गया जिसमें केवल वंशज ही रहते हैं। कॉर्नवालिस ने, यह आर्थिक नियमों का निर्दयतापूर्ण अभियान नहीं है अपितु यह ब्रिटिश नीतियों की विवेक रहित और निर्दयतापूर्ण कार्यवाही है। यह भारतीय संसाधनों का भारत में ही निर्दयतापूर्ण भक्षण है और आगे यह भारतीय धन का इंग्लैंड को निर्दयतापूर्ण निकास है। यह भारतीयों की निर्दयतापूर्ण हत्या है और यह भारत के सर्वनाश की तैयारी। दादा भाई नेहरूजी, दादा भाई नेहरूजी, दादा भाई नेहरूजी। नेक्स्ट आप देखिए कि भारत से इंग्लैंड को धन का निकास एक भारतीय कवि की उपमा के समान था, जिससे एक राजा का अपनी प्रजा से अधिक धन ग्रहण करना सूरज द्वारा पृथ्वी से उस पानी को प्राप्त करने के समान है जो वह वर्षा के रूप में उसे पानी को दे देता है। परंतु यहाँ तो सूरज पानी भारत से ग्रहण करता है और वर्षा इंग्लैंड में करता है। ये स्टेटमेंट बोली है रमेश चंद्र दत्त के द्वारा। ये स्टेटमेंट किसकी है? रमेश चंद्र दत्त के द्वारा। नेक्स्ट, हमारी प्रणाली एक ऐसे स्पंज के रूप में काम करती है जो गंगा के किनारे से प्रत्येक अच्छी वस्तु सोख लेती है और उसे फिर टेम्स के किनारे निचोड़ देती है, उसे फिर टेम्स के किनारे निचोड़ देती है। जॉन सुलिवन ने ये बात बोली है। नेक्स्ट, भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने ये बात बोली थी। जवाहरलाल नेहरू ने ये बात यहाँ पे बोली थी। नेक्स्ट, कि अलग थलग रहने वाले आत्मनिर्भर गांवों के कवच को इस्पात की रेलों ने बांध दिया है, बेच दिया है और उनकी प्राण शक्ति को छीन लिया। डीएच बुकानन है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अधिकांश सदस्यों के लिए संविधान में समाजवाद शब्द जोड़ना उतना महत्वपूर्ण नहीं था। संविधान सभा के सदस्य देश के लिए एक लोकतांत्रिक संविधान बनाना चाहते थे जिससे समाजवाद की पक्षधरता हो, ताकि आने वाले समय में जैसा देश के नागरिक चाहे वैसी जरूरत पड़े देश समाजवाद के रास्ते पे चल सके। ग्रेनविल ऑस्टिन है। तो आज ये 92 तक ही रखते हैं, आगे बढ़ाएंगे, कम से कम 150-200 तक लेके जाएंगे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। आप किसी भी स्टेटमेंट को बिना पढ़े मत छोड़िएगा स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतना ही रखते हैं आज स्टूडेंट।